वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज्योति जी हेलो, मीनू जी हेलो, वेलकम एवरीवन। वंदना गुप्ता जी हेलो, प्रियंका जी हेलो। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। एक बार सभी लोग शेयर कर दें इस पोस्ट को, जिस भी ग्रुप में ऐड हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोग इस पर आके जुड़ सकें। अमृता जी हेलो। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, जितना संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण पर्यावरण उपलब्ध कराना, इसके अलावा सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि इसमें हमें ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। बात की जा रही है संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, अगर आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हो तो सर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला संज्ञानात्मक विकास पे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जो संबंधित होता है वो आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि हम परीक्षा करा करके किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कर लें, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों का मतलब है जो पहले से चली आ रही हैं, हमारी जो प्राचीन काल से पद्धतियां चली आ रही हैं उनको फॉलो करना, तो सर उनको फॉलो करके भी संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता, ठीक है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, तो सर ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी और पढ़ लेते हैं हम, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो सर सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग ध्यान देना, तो सर ये भी संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम नहीं है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंखुड़ी उपाध्याय जी सी राइट आंसर है, बिल्कुल। रिया शरीन जी ने सी सही आंसर दिया है। ज्योति अक्षय जी ने सी, मीनू जी सी, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या करना है, संज्ञानात्मक विकास के लिए समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास है, मानव विकास क्या है बताइए। मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। बताइए मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या होता है। मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए सर, जो मानव विकास जो होता है वो आपका कौन सा होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। तो यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। कुछ विकास को हम माप भी सकते हैं, ठीक है। कुछ विकास होता है जैसे बुद्धि होती है, बुद्धि का मापन संभव होता है, ठीक है। बुद्धि को हम माप सकते हैं, तो बुद्धि भी क्या एक विकास है ना। तो
बुद्धि को हम एक मात्रा में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मात्रात्मक भी होता है और क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है। तो कुछ विकास को हम मात्रा में भी व्यक्त कर सकते हैं, कुछ जो है गुणों के द्वारा मापा जाता है। तो दोनों चीजें यहाँ पर राइट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिल्कुल ज्योति जी, प्रियंका जी, रिया जी, शिवानी जी, पंखुड़ी जी, क्वीन, सियापा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब सर ये है कि ये निगेटिव क्वेश्चन हो गया। मतलब उपेक्षा का मतलब यह है कि निम्न में से कौन सा नहीं होगा। वाइगोत्स्की ने अपने विकास के सिद्धांत में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई, बताइए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो सर जैसा कि आपको पता है कि जो संज्ञानात्मक विकास का वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की ने उसमें सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आपका भाषाई कारक को शामिल किया है, लेकिन जैविक कारक को सम्मिलित नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो है वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि बच्चे दो प्रकार से सीखते हैं। एक तो उनकी निजी भाषा होती है, निजी भाषा मतलब खुद की भाषा होती है, और एक उनकी सामाजिक भाषा होती है सर, ठीक है, सामाजिक भाषा होती है। तो निजी भाषा में क्या होता है, निजी भाषा में बच्चे खुद से बात करते रहते हैं, अपने आप अंदर से। आपने देखा होगा बच्चे खुद से बात कभी कभी करते हुए मिलते हैं, अपने आप बोलते रहते हैं। और सामाजिक भाषा का मतलब होता है समाज के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई कारकों को शामिल किया है, लेकिन जैविक कारक को शामिल यहाँ पर नहीं किया गया है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, शिवानी जी, अमृता जी, प्रियंका जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। 1 वर्ष तक के शिशु के जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं। अब ये बताओ आप, आंख, कान और हाथ ये सब क्या होते हैं। जब एक शिशु होता है छोटा सा तो ये क्या होंगे, आपको पता है ये इंद्रियां हैं। ये क्या हैं, ये इंद्रियां तो हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होते हैं, बच्चे किसके द्वारा अपना काम चलाते हैं, अपनी आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, हाथ से। ये लोग क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो आपको पता है कि पियाजे ने जो अवस्थाएं बांटी हैं विकास की, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है। एक होती है कौन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था, या इसको हम इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था भी कह सकते हैं। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अहाना जी, क्वीन सियापा जी, मीनू जी, प्रियंका जी, आरव जी, प्रीति, रिया, मोनिका जी, सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ये जो इसको हम संवेदी प्रेरक अवस्था भी कह देते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं इंद्रिय गामक स्तर को। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है, यह सहपाठी विरोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो सर जैसा कि आपको पता है कि जो पियाजे हैं, पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि जो सहयोग की नैतिकता होती है, सहयोग की नैतिकता की जो अवस्था होती है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो हैं ये मानते हैं कि जो इस समाज में नियम और कानून बनाए गए हैं वो समाज द्वारा बनाए गए हैं और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता का मतलब यह है कि बच्चे इस अवस्था में ये मानते हैं कि समाज, जो भी कानून समाज में बनाए गए हैं
वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? समाज के द्वारा बनाए गए हैं, और समाज चाहे तो उस नियमों में संशोधन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप ये देखो कि 5 से लगभग ये मान के चलो 3 से 5 वर्ष के बच्चे अगर खेल रहे होंगे, 3 से 5 वर्ष के बच्चे जब खेलते हैं तो आप उनसे नियम बदलने को कहो बीच में, तो वो नियम नहीं बदलते, नियम बदलने पर रोने लगते हैं। लेकिन आप 10 से 15 वर्ष तक के बच्चों का बोलो कि आप नियम बदल लो बीच में, तो वो खेलों के बीच में नियम बदल लेते हैं। तो यहाँ पे नियमों के संशोधन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही होगा क्योंकि देखो, जो प्याजे हैं, प्याजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। प्याजे ने नैतिक विकास की आपकी 2 अवस्थाएं बताई हैं, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, 2 अवस्थाएं बताई हैं। एक अवस्था है परायता नैतिकता की अवस्था, दूसरी अवस्था होती है स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था। तो परायत्ता नैतिकता की अवस्था होती है वो 2 से 8 वर्ष की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सहपाठी विरोध की बात हो रही है। हाँ, सहपाठी विरोध की बात हो रही है, तो सहपाठी विरोध का मतलब क्या है? सहपाठी विरोध का मतलब होता है कि विरोध कब करेगा, चाहे बताओ सहपाठी? जब कोई नियम में परिवर्तन करना हो तभी तो विरोध करेगा। जब कोई नियम में परिवर्तन होगा तभी तो विरोध करेगा, ये बताओ। यहाँ पे देखो, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पे नियमों के संशोधन की बात हो रही है। अब सुनो मेरी बात, प्याजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं, परायत्ता नैतिकता की अवस्था और स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था। परायत्ता नैतिकता की अवस्था में बच्चे ये मानते हैं कि जो भी नियम बनाए गए हैं समाज द्वारा उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्वायत्ता नैतिकता की अवस्था है उनमें बच्चे ये मानते हैं कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो समाज द्वारा बनाए गए हैं और समय समय पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहां पर जो बात होगी सहयोग की नैतिकता की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे विरोध से मत समझो कि विरोध यहाँ पे हो रहा है तो आप सहयोग का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो। ठीक है, विरोध का मतलब यह है कि वो नियमों में परिवर्तन के लिए विरोध कर रहे हैं, तो विरोध से आप सहयोग को लिंक मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह कथन किसका है बताइए? अवधारणा को सीखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास द्वारा उनकी की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये कौन सा सही होगा? इनमें थॉर्नडाइक होंगे, जीन पियाजे होंगे, जेबी वॉटसन होंगे, लेव वाइगोत्स्की होंगे। यहां पे देखो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, ई एल थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने क्या दिए हैं? सीखने के नियम आपको दिए हैं। थॉर्नडाइक द्वारा क्या दिए गए हैं? सीखने के सर नियम दिए गए हैं। कितने सीखने के नियम दिए गए हैं बताइए? थॉर्नडाइक ने कितने सीखने के नियम दिए हैं? कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। थॉर्नडाइक द्वारा कितने सीखने के नियम दिए गए हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। थॉर्नडाइक द्वारा देखो, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। ठीक है, प्राथमिक नियम 3 है। कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम पहला नियम है। दूसरा है अभ्यास का नियम। ठीक है, और तीसरा नियम है सर प्रभाव का नियम। ये तो इसके कौन से नियम हो गए? प्राथमिक नियम हो गए। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने कुछ गौड़ नियम भी दिए हैं। गौड़ नियम कौन कौन से हो जाएंगे? अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साचार्य स्थानांतरण का नियम, सादृश्यता व अनुरूपता का नियम। ये क्या है? आपके गौड़ नियम है। मुख्य नियम जो है इसके सिर्फ और सिर्फ 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो अभ्यास के नियम में उन्होंने क्या बताया है कि कोई भी बच्चा सीखता है तो त्रुटियों के माध्यम से सीखता है। त्रुटियां करेगा, फिर उस कार्य को करेगा तो त्रुटियां कम होंगी, दोबारा से उस कार्य को करेगा त्रुटियां और कम हो जाएंगी। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा, ई एल थॉर्नडाइक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी की बात की जा रही है। तो आप बताओ, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय? निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय मतलब ये होगा जिसमें हमें हाथ पैर ना चलाना पड़े। बता दो कौन सा आंसर सही होगा? जिसमें हाथ पैर ना चलाना पड़े, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा?
निष्क्रिय एजेंसी की बात की जा रही है। तो सर निष्क्रिय एजेंसी जो होगी सर सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। ठीक है, अगर आप परिवार में हो तो परिवार एक सक्रिय एजेंसी होगी, क्योंकि आप परिवार में उनके सदस्यों से इंटरेक्शन करोगे, उनसे बातचीत करोगे। स्वास्थ्य क्लब होगा, वहां पर भी लोग होंगे, उनसे भी आप क्या करोगे, इंटरेक्शन करोगे, बातचीत करोगे। इको क्लब होगा, इको क्लब में भी लोग, बहुत सारे लोग होंगे, उनसे भी आप बातचीत करके उनसे इंटरेक्शन करोगे। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है सर, वहां पर आप बैठे बैठे उस चीज को पढ़ोगे, तो वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। जब इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा तो यही आपकी क्या हो जाएगी, निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मीनाक्षी शर्मा जी डी, पंखुड़ी उपाध्याय ए कैसे होगा, ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, जेंडर मतलब लिंग विभेद, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के राष्ट्रोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। बताइए, लिंग जेंडर विभेद की बात की जा रही है यहाँ पे, तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहां पर सर जेंडर विभेद की बात की जा रही है, तो शिक्षार्थियों के राष्ट्रोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक है, जेंडर जो होता है, हमें लिंग विभेद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रत्येक जो बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए लड़का और लड़की में विभेद कर रहे हैं, तो लड़कियां क्या होती है, लड़कियों में हीन भावना आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बच्चों के ह्रासोन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। अहाना ठाकुर जी, बी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, बी सही होगा। लिंग, देखो, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर लिंग विभेद है तो वो शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, तो यहाँ पे वृद्धि करेगा, बताओ, लिंग विभेद वृद्धि करेगा, बताओ। वृद्धि भी नहीं करता है, क्योंकि लिंग विभेद जो होता है वो नुकसानदायक होता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ज्योति अक्षय जी बी यहाँ पे सबसे बेस्ट है। नेहा सिंह जी बी, आरब जी बी, मीनाक्षी शर्मा जी बी है, 8 का बी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। और देखिए अगला ऑप्शन, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, या फिर भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि विभेद कभी नहीं करना है, लिंग विभेद तो करना ही नहीं है। मतलब हमें छात्र और छात्राएं, लड़का और लड़की, इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी विभेद करने वाले ऑप्शन को आप करेक्ट नहीं करोगे, उनको रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर कि उन्हें कठिनाई आए, ये केवल लड़कियों के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक तरीके से विभेद की बात कर दी गई ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लड़कियां अपने उम्र की लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, क्योंकि सर ये एक अवधारणा बनी हुई है ना कि लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती। तो हम अब यहाँ पर नहीं, ये इसको हम सही नहीं मान सकते। इसको अब जो है, अभी हमारी जो वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें हम ये मानते हैं कि छात्र और छात्राएं सभी गणित पढ़ने के लिए दोनों लोग बराबर होते हैं, चाहे वो गणित का विषय हो, विज्ञान का विषय हो, कुछ भी विषय हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बाकी देखो, बाकी में विभेद की बात की जा रही है, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी विभेद की बात कर दी गई, ये भी नहीं हो सकता। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता रखती हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं सही हो सकता। ठीक है, लड़का और लड़की को दोनों को बराबर लेकर के चलना है हमें, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे, बाकी ये 3 नहीं हो सकते। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की जा रही है।
तो मैं आपको सर अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बता दूं, उनमें इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने सर इसमें ये बताया था कि बच्चे जो अधिगम करते हैं ना, वो किसके द्वारा करते हैं सर, अनुकरण के द्वारा अधिगम करते हैं। किसके द्वारा करते हैं सर, अनुकरण के द्वारा। अब ये अनुकरण क्या चीज होती है, अनुकरण का मतलब होता है कि दूसरों को देख करके सीखते हैं, मतलब दूसरों का मतलब बड़ों को देख करके सीखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में इन्होंने ये बताया है कि बच्चे जो है दूसरों को देख करके यानी बड़ों को देख करके सीखते हैं। जैसे इन्होंने एक स्टोरी बताई थी, अल्बर्ट बंडूरा ने एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने बच्चों पर टेस्ट किया था। इन्होंने क्या टेस्ट किया था, इन्होंने क्या किया, 2 कक्षाएं ली, 2 कमरे लिए, ठीक है, 2 कमरे लिए उन्होंने, और उन 2 कमरों में कुछ बच्चों को अलग अलग मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक कमरे में 10 बच्चे इकट्ठे कर दिए, दूसरे कमरे में भी 10 बच्चे इकट्ठे कर दिए, ठीक है। और जो पहली वाली जो कमरा था उस वाले बच्चों में उनको एक मूवी दिखाई गई। उनसे कहा गया, मतलब मूवी में ये दिखाया गया था कि एक बच्चा मतलब मूवी में ये दिखाया गया था कि एक बच्चा एक क्लास में खेल रहा है, कमरे में खेल रहा है, और वो गिलास को उठा करके तोड़ देता है। मान लीजिए वो गिलास को उठाता है, उसको तोड़ देता है, तो गिलास को तोड़ देता है, तो लेकिन उसके घर वाले क्या करते हैं, आकर के उसको पुरस्कार देते हैं, ठीक है, आकर के उसको क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली क्लास में क्या दिखाया जाता है, दूसरी वाली क्लास में दिखाया जाता है कि बच्चा जब गिलास को तोड़ देता है तो उसको दंडित किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि बच्चों को जिस तरीके से सिखाया गया, अब बच्चा क्या करता है, जो पहले कमरे वाले बच्चे थे वो क्या करते हैं, गिलास को तोड़ने में आनंद लेते हैं। क्यों, क्योंकि गिलास को तोड़ने पर उनको पुरस्कार दिया गया था। और दूसरी क्लास वाले बच्चे गिलास को नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते, क्योंकि उनको दंड किया गया था। मतलब यह है कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपना एक मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोगों का भी कोई रोल मॉडल होगा, ठीक है, तो आप उनके जितने भी गुण हो अपने अंदर उतार लो, तो इसी तरीके से होता है ऑप्शन नंबर बी। तभी तो कहते हैं कि बच्चों के सामने कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। बच्चों के सामने जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह और जो भी गुटखा वगैरह घर में लोग खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि जैसा बड़े करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता बताइए। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना तथा उनमें हेरफेर करना, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। चाक्षुष, संग्रह, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। तो यहाँ पर सर ऑप्शन जो होगा सीखने की शैली का राइट ऑप्शन है चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब होता है सर देखना, ठीक है, किसी भी चीज़ को विजुलाइज करना, किसी भी चीज़ को देख करके सीखना। तो सीखने की जो शैली है सर यहाँ पर वो कौन सी है, चाक्षुष है, मतलब देख करके यहाँ पर सीखा जाता है, ठीक है। बाकी संग्रहण तो हो ही नहीं सकता, तथ्यात्मक भी नहीं है और स्पर्श संबंधी भी नहीं है। मतलब सीखने की शैली का मतलब ये बताओ, आप किसी भी चीज़ को देख करके बहुत जल्दी सीखोगे ना, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, तो देख करके हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। 11 मिस हो गया, 11 मिस हो गया। ओके, हाँ 11 मिस हो गया, सॉरी, ठीक है, 11 यहाँ मिस हो गया। 11 को हम कर लेते हैं, विजुअलाइजेशन, बिल्कुल, क्वीन सियापा विजुअलाइजेशन, चाक्षुष, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो गया था। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मैं यह आपको कई बार बता चुका हूं सर, प्रकृति पोषण विवाद, ये देखो ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, और बहुत सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे, पहले सारे वीडियो जाकर देखिए, कई सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखो प्रकृति पोषण विवाद मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि प्रकृति का मतलब होता है सर आनुवांशिकता, प्रकृति का मतलब होता है सर आनुवांशिकता, और पोषण का मतलब होता है सर वातावरण, ठीक है। प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकता और पोषण का मतलब होता है सर वातावरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है।
और डिटेल में मैंने आप उसको बता दो। प्रकृति, देखो प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब ये चीज है कि जो हमारे पास ऑलरेडी भगवान ने हमें दिया है, ठीक है। प्रकृति का मतलब ये है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने कुछ नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप बताओ आनुवांशिकता भी क्या होती है? आनुवांशिकता भी हमें ऑलरेडी मिलती है, जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, तो प्रकृति के संबंध डायरेक्टली कर दिया आनुवांशिकता से। पोषण क्या होता है? जब हम समाज में आ जाते हैं तो हमारा पोषण कौन करता है सर? पोषण करता है हमारा वातावरण। वातावरण से हम क्या सीखते हैं? भाषा सीखते हैं। वातावरण ही हमें क्या देता है? मतलब हमें बोलना सिखाता है, हमें चलना सिखाता है, सब कुछ मतलब अंतःक्रिया करना भी कौन सिखाता है? वातावरण सिखाता है, ठीक है। हमारा मानसिक विकास, हमारा बुद्धि का विकास कौन करता है सर? वातावरण ही करता है। तो पोषण का मतलब हो गया वातावरण यहाँ पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे हम बढ़ जाते हैं। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ध्वनि संबंधी मैं बता ही चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। 14 पे आ जाइए। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो सर स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसको हम त्रिपाचीय सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिपाचीय सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक भी है स्टर्नबर्ग की, बियॉन्ड आईक्यू। इन्होंने अपनी पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू में किसका ये सिद्धांत का वर्णन किया है? बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है सर? बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक में इन्होंने किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया था सर बुद्धि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार होते हैं? व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, पहला हो गया व्यवहारिक बुद्धि। दूसरी होती है सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। और तीसरी सर होती है आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि। इतनी बात आप समझ जाओ। बस आप मैं जो सुन रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, जो सुन रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। पहली बुद्धि कौन सी होती है? व्यवहारिक बुद्धि। दूसरी बुद्धि होती है सृजनात्मक बुद्धि। तीसरी बुद्धि होती है सर विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसी को हम कहते हैं त्रिस्तरीय सिद्धांत। 3 प्रकार की बुद्धि बताई है स्टर्नबर्ग ने। अब बताओ निम्न में से कौन सा रूप है? तो सर आप बताओ, प्रायोगिक बुद्धि बताई है? नहीं बताई है। गणितीय बुद्धि बताई है? नहीं बताई है। संसाधनपूर्ण बुद्धि बताई है? नहीं बताई है। कौन सी बुद्धि बताई है? अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। व्यवहारिक बुद्धि बताई है सर। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया कि बुद्धि जो है इन्होंने 3 प्रकार की बताई है, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा सर, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। शिवानी शर्मा जी, आहाना जी, क्वीन श्यापा जी, आरव शर्मा जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। पंखुड़ी जी, अमनदीप वर्मा जी, शिखा जी, कुमारी सरिता जी, वंदना गुप्ता जी, ज्योति अक्षय जी, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, एक चीज बताइए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? बताइए। डेविड वेशलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आप सभी लोग एक बार क्या करो, लाइक कर दो। सभी लोग एक बार प्लीज इस पोस्ट को, इस लाइव को लाइक जरूर कर दें, एक बार लाइक कर दें, ठीक है। और जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो एक बार वहां पर शेयर जरूर कर दें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग लाइक कर दें। और मैं आपको बता दूं, जो भी लोग इन क्वेश्चंस का दोबारा से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखना, मेरे ये जो भी वीडियोस हैं वो सारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए मिलेंगे आपको। सारे मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। मेरा एक यूट्यूब चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी, डीसी टीचर्स अकेडमी के नाम से है, ठीक है। डीसी टीचर्स अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर लाइव करने के बाद मैं ये वीडियो कहाँ डाल दूंगा? यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिससे कि आप बाद में इनका रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम से 15 दिन पहले आप रिवीजन करके चले जाओगे, सारे पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तो आपको एक कंसेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा कि सर ऑप्शन कैसे हमें रिमूव करने हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बताइए किसने किया था सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण? तो वो थे सर अल्फ्रेड बिने। कौन थे? अल्फ्रेड बिने ने कब किया था सर? 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, एक सर ये तो बात हो गई बुद्धि परीक्षण की। अगर हम बात करें कि बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि एक होती है बुद्धि लब्धि, इसका सूत्र या इसका कंसेप्ट किसने डेवलप किया था?
बुद्धि लब्धि का सूत्र या इसका कंसेप्ट किसने डेवलप किया था बताइए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र डेवलप किया था सर विलियम स्टर्न ने। किसने किया था सर? विलियम स्टर्न ने डेवलप किया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता होगा, बुद्धि लब्धि IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपने पढ़ा होगा सूत्र। कौन सा सूत्र है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपने सूत्र पढ़ा है ना। ये सूत्र किसने दिया? ये स्टर्न ने दिया था। ठीक है। TGT कमीशन के लिए आप, मैं बता रहा हूं, आप जो है अरुण कुमार की साइकोलॉजी की बुक आती है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बाय अरुण कुमार, बेस्ट बुक है। शिक्षा मनोविज्ञान बाय अरुण कुमार आपकी TGT कमीशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है, उसको आप ले लीजिए। ठीक है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। वंदना गुप्ता जी 1905 सही है। कुमारी सरिता जी, अमनदीप वर्मा जी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बात की जाए कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो अल्फ्रेड बिने है। अगर बात की जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, तो वो है विलियम स्टर्न। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। तो बताइए प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये किसके साथ संबंधित हैं? गुण, अपसारी चिंतन, प्रतिभा या त्वरण? तो सर इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिभा। प्रतिभा जो होती है, प्रतिभा के गुण जो माने जाते हैं वो प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इन इंग्लिश मीडियम अवेलेबल और नॉट? या इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में आती है। ठीक है, आपकी जो अरुण कुमार है शैक्षिक मनोविज्ञान बाय अरुण कुमार, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 16 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात की जा रही है। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि सर प्रतिभाशाली बच्चों की जो मुख्य विशेषता होती है ना सर, तो वो होती है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता इनकी मुख्य विशेषता होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो सृजनात्मकता से अब तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, ऐसे प्रश्न जो आपको कुछ नया करने के लिए उत्साहित करें, तो वो है सर सृजन प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो सर संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि बताइए होती क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। व्यक्ति की वह योग्यता जो अपने संवेगों को पहचानने, समझने और उनमें संतुलन बनाए रखने के साथ साथ दूसरे लोगों की भावनाओं का आकलन करके ऐसा व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाती है जो अपनी भावनाओं के अनुकूल हो और दूसरों को भी संतुष्ट कर सके। जैसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में इसको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति पर अपने संवेगों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है आपकी संवेगात्मक बुद्धि। अब ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई मरा पड़ा है, आप वहां जाकर के हंसने लगो, तो आपकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी नहीं है। ठीक है, अस्थिर संवेगात्मक बुद्धि आपकी मानी जाएगी। अगर जैसे मान लीजिए कोई जहां पर मान लीजिए हंसने का प्रोग्राम है, हंसने वाला कोई चीज हो रही है, वहां पे जाकर के आप रोने लगो, तो ये भी आपकी संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। गुस्सा करने वाली बात है, जहां पर गुस्सा करने वाली बात ना हो वहां पर आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपकी संवेगात्मक बुद्धि वहां पर नहीं मानी जाएगी। मतलब ये है जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मारा और आपने उसको उठा करके गोली मार दी, तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या हो गई, आपकी संवेगात्मक बुद्धि यहाँ पे कैसी हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि कैसी हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब ये होता है सर आप लोगों के संवेगों को पहचानें, उनको समझें, ठीक है, दूसरों की भावनाओं
की कद्र करें, दूसरे की भावनाओं के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को करें, ठीक है, तो वो आपकी होती है संवेगात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर ये जो संवेगात्मक बुद्धि संबंधित किससे होती है सर, समानुभूति देना। समानुभूति का मतलब क्या होता है? अब समानुभूति का मतलब ये होता है सर, दूसरे लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को समझना और उनके प्रति संवेदना प्रकट करना क्या कहलाता है? समानुभूति बुद्धि, मतलब समानुभूति कहलाती है। समानुभूति का मतलब होता है दूसरों की इच्छाओं और उनकी भावनाओं को समझना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। तो आंतरिक बल वो कौन सा होगा? वो आंतरिक बल कौन सा हो सकता है? तो सर अभिप्रेरण होता है। अभिप्रेरणा जो होती है वो आपको अंदर से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। क्या होती है? वो अभिप्रेरणा होती है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल सी चीज है कि अभिप्रेरणा क्या होती है। वही आपको अंदर से किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है? आपको अभिप्रेरित करती है, उत्साहित करती है। 18 का डी, 18 का डी, ठीक है, 18 का डी हो गया। 19 का आपका ए होगा, ठीक है। 19 का ए है, आहना ठाकुर जी, अंशा जी, रिया जी, कुमारी सरिता जी, ए सही है, ठीक है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। शिखा आर पठानिया जी, रोहिणी शर्मा जी, प्रीति रामायिक जी, मोनिका चौधरी जी, आरव वर्मा जी, मोनिका देवी जी, बिल्कुल सभी लोग, एस के परवीन जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो मैंने आपको बता भी चुका हूं कि इसका मतलब होता है कि डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई का अनुभव का मतलब क्या है सर? डिसलेक्सिया से संबंधित होती है ये, ठीक है। डिसकैलकुलिया क्या है? ये आपकी गणित से संबंधित होती है। डिसग्राफिया क्या है? ये सर लिखने की मतलब क्षमता संबंधित होती है। डिस्प्रेक्सिया भी क्या होती है सर? ये भी आपकी क्या होती है? लिखने की क्षमता से संबंधित होती है। अब बात आती है सर डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया में अंतर क्या है? दोनों तो लिखने वाली होती हैं। तो सर डिस्ग्राफिया जो होती है सर, डिस्ग्राफिया में क्या होता है? ये डिस्ग्राफिया, ये प्रत्येक बच्चा इस डिस्ग्राफिया से गुजरता है, क्योंकि ये जो होती है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं, हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं, वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, तो बच्चा सही तरीके से नहीं लिख पाता, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया क्या है सर? डिस्प्रेक्सिया एक्चुअल में ये बीमारी है, ये सब बच्चों में नहीं होती, ये केवल विशेष बच्चों में पाई जाती है जिनको वास्तव में कोई बीमारी होती है। उनमें क्या होता है, उनके जैसे मान लीजिए हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। किसमें? डिस्प्रेक्सिया में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो बच्चे हाथ से सही से लिख नहीं सकते, वो डिस्प्रेक्सिया हो गई। डिस्ग्राफिया सभी बच्चों में होती है, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाती है। ये दोनों में अंतर होता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो उसके अंदर किसी भी प्रकार की अक्षमता हो, ठीक है, प्रत्येक बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार है। तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, प्रत्येक विद्यालय सभी बच्चों के लिए बना हुआ है, तो वो हमारी है समावेशी शिक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, वह क्या कर रहा है बताइए? तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन, फिर है सीखने के रूप में आकलन, फिर है सीखने के लिए आकलन, फिर है सीखने के समय आकलन। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं। सर सीखने का आकलन का मतलब क्या होता है? सीखने का आकलन का मतलब होता है सर, आप किसी भी कार्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दो, कार्य को पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद अगर आप उस चीज का आकलन कर रहे हो तो वो कहलाता है सीखने का आकलन। जैसे मान लीजिए आपने कक्षा में कोई पाठ पढ़ाया, पाठ खत्म कर दिया, पाठ पढ़ाने के बाद में आप बच्चों का आकलन कर रहे हो कि बच्चे कितना समझ पाए, तो ये होता है सीखने का आकलन, ठीक है। अगर हम बात करें सीखने के लिए आकलन, सर सीखने के लिए आकलन का मतलब ये होता है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो
ठीक है, बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय बीच बीच में आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो कि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपका कहलाता है सीखने के लिए आकलन। जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो बीच बीच में चेक करके देखते हैं खाना सही बन पा रहा है या नहीं बन रहा है खाना सही, तो ये आपका कहलाता है सर सीखने के लिए आकलन। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। पहले क्या किया, कक्षा के कार्य को उसने इकट्ठा किया, उन्हें पढ़ाने के बाद में उसने ये देखा कि कहां पर समस्या आई, समस्या आने के बाद में फिर उसने योजना बनाई, फिर अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए पढ़ाया। मतलब ये हुआ कि बच्चे को पहले ये देख रहा है कि बच्चा कितना सीख रहे हैं, सीखने के बाद में अगर बच्चे को कहीं भी समस्या आ रही है सीखने में, तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर उसी के अनुसार अपनी विधि में परिवर्तन कर रहा है कि मैं बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सीखने के लिए आकलन कर रहा है, मतलब बच्चों का आकलन कर रहा है सीखने के लिए कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो वो उसी तरीके से अपनी जो विधि है, शैक्षिक विधि है, उसमें मॉडिफिकेशन करके क्या कर रहा है, अगले दिन जाकर के दोबारा से पाठ को पढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि सीखने का आकलन वो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार इस पेज को फॉलो कर लें। देखो सभी लोग फॉलो करोगे तो क्या होगा, जब भी कभी मैं लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी लोग इस पेज को फॉलो कर लें और पेज को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर दें। सभी लोग इस पेज को फॉलो कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, और इसके अलावा मुझे इतना सपोर्ट कर दीजिए, डीसी टीचर्स एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि ये सारे वीडियो मैं अभी यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, ये सारे वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे जाकर के। तो वहां पर आप जाकर के इनको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, कभी भी जाकर के आप इनको देख सकते हो जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नवीन अवधारणाओं की समझ के बारे में बात कर रहे हैं। तो विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने को, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, तो सर यहाँ पे सिद्धांत चित्र की अगर हम बात करें तो ये तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, निगमनात्मक तर्कणा वाला। तो निगमनात्मक तर्कणा, हर्षा जी 23 का डी बिल्कुल सही है, एसके परवीन जी डी, कुमारी सरिता जी डी, आहना ठाकुर जी डी, पंखुड़ी उपाध्याय जी डी, किरण शर्मा जी डी, अमनदीप वर्मा जी डी, मोनिका चौधरी, आरव वर्मा जी, रिया शरीन जी, प्रीति राम नायक जी डी। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब आ जाइए निगमनात्मक तर्कणा। तो सर आपने दो विधियां पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ी होगी आगमन विधि और एक आपने पढ़ी होगी निगमन विधि। तो आप मुझे बताओ कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। ठीक है, नियम, उदाहरण से नियम बनाया, नियम से हमने क्या किया, अपनी समस्या का समाधान किया। तो हम उसमें कहाँ जाते हैं, आगमन विधि में हम जाते हैं सर उदाहरण से नियम की ओर, मतलब हम जाते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन जो निगमन विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले नियम बना लेते हैं, हमारे पास पहले कोई कुछ नियम होते हैं और नियमों के द्वारा हम किसी भी समस्या को हल करते हैं। तो सर निगमनात्मक विधि जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 24 का ए जो सही होगा। ठीक है, निगमनात्मक तर्कणा क्या होगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगी। अगर यहीं पे आपसे पूछता आगमनात्मक तर्कणा क्या होगी, तो आगमनात्मक तर्कणा होती विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो सर अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो बताइए कौन सी चीज यहां पर होगी।
कौन सी चीज़ होगी जो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर सर है आवश्यकता। क्या है सर? आवश्यकता। ठीक है, अब बात आती है कि आवश्यकता क्यों है। आपने सर मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत पढ़ा होगा। मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने बीएड किया है, बीटीसी किया, सभी लोगों ने पढ़ा होगा मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अभिप्रेरणा आती है ना सर, वो आवश्यकता के अनुसार आती है। जब व्यक्ति के अंदर आवश्यकता होगी, अच्छा ये बताइए मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये बताओ कि सर अगर मान लीजिए कि आप जो हैं, आपके पास सब चीज़ है, आपके पास पैसा है, सब चीज़ है, ठीक है, अब आपके पास कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो आप बताइए आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपके अंदर किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा नहीं आएगी, आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे बैठे खाओगे, सब चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भाई अब होता क्या है, अभिप्रेरणा कब आती है? अभिप्रेरणा जब आती है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ आगे बनना है, तो आपके अंदर क्या, आपको क्यों बनना है? आपको इसलिए बनना है क्योंकि आपकी कुछ आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं कई प्रकार की होती हैं भाई। एक तो होती है आपकी सम्मानीय आवश्यकता, आपको समाज में लोगों द्वारा सम्मान चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है, आपको कुछ बेसिक नीड्स होती है, जैसे आपको खाना चाहिए, ठीक है, आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, तभी आवश्यकता है, तभी तो आप अंदर से अभिप्रेरित हो रहे हैं कि आप भर्ती परीक्षा की तैयारी तभी तो कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई आवश्यकता ही नहीं होती, आप राजा महाराजा होते, तो आपके अंदर कोई अभिप्रेरणा ही नहीं होती, ठीक है। तो आवश्यकता ही क्या होती है, आपकी अभिप्रेरणा को डेवलप करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, सही है बिल्कुल। 25 का सी। दिया शरीन जी, अमनदीप जी, कुमारी सरिता जी, ज्योति जी, ठीक है, प्रीति रामायक जी, सभी लोग सही आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो यहाँ पर देख प्रेरणाओं की बात कर रहे हैं, की जा रही है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण। तो सर अनुभूति किससे होगी? आपके भावों से तो अनुभूति होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भावात्मक, ठीक है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो अनुभूतियां किसके द्वारा आएंगी? आपके भावों के द्वारा आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भावात्मक राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? बताइए। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, इससे तो कोई सकारात्मक होगा ही नहीं, तो ये तो हटा ही दो। सहपाठियों से प्रतियोगिता, ये भी आपका नहीं होगा। अर्थपूर्ण संबंध, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है। माता पिता की ओर से दबाव, ये दबाव से तो कोई भी सकारात्मक प्रभाव होगा ही नहीं, तो अर्थपूर्ण संबंध यहाँ पे सी राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निर्योग्यता का आकलन मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर समस्या का पता लगाना है। अधिगम निर्योग्यता का आकलन का मतलब यह है कि किस प्रकार की निर्योग्यता है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, समस्या का पता लगा रहे हैं। तो समस्या का पता लगाएंगे तो सर यहाँ पे जो है आपका निदानात्मक परीक्षण यहाँ पे काम आता है। निदानात्मक परीक्षण का मतलब सर क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है किसी भी समस्या का पता लगाना, किसी भी समस्या का पता लगाना, ठीक है, कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। बोझ आ गया तो उसको हटा दो। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसे भी हटा दो। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है बताइए।
ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न से संबंध रखता है, मतलब प्रश्न यहाँ पे प्रश्नों के प्रकार की बात की जा रही है, प्रश्नों के प्रकार की बात की जा रही है। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्तंत्र, समस्या समाधान। बताइए किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सर वो है विश्लेषणात्मक। ग्रेड अंकों से कैसे लगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। यहाँ पर क्या की जाएगी, जो सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है, सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा, तभी हमें जो है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विश्लेषण करके जब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से विश्लेषणात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब सारी प्रश्न क्या होते हैं? अब सारी प्रश्न सर वो प्रश्न होते हैं जिनके एक से कई अधिक आंसर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया कि पानी के उपयोग लिखिए, तो पानी के कई सारे उपयोग होंगे। ये क्या हो गया, एक अपसारी प्रश्न हो गया। अपसारी प्रश्न और मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है? मुक्त अंत वाला प्रश्न जो होता है कि जिसका कोई भी अंत ना हो, मतलब यह है कि आप उसमें कितना भी लिख दो, ठीक है, आप कितना भी लिख दो वो क्या होगा, कम ही होगा। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न ये होते हैं कि जिनके भी कई सारे आंसर हों, ठीक है, जिनके क्या हों, कई सारे आंसर हों, ठीक है। बाकी देखो समस्या समाधान, तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? समस्या समाधान तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है, विश्लेषणात्मक से यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे बस ये यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। तो आप जो 30 क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कल से फिर हम आपको लेके आएंगे 30 क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे। आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जब आप फॉलो कर लोगे तो जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेरे यूट्यूब चैनल DC टीचर्स अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे। DC टीचर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर सारे वीडियो ये मिल जाएंगे। जब भी कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस वहाँ पे जा करके कर सकते हो। इसके आगे जो क्लास आएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आएगी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास लेके आऊँगा। इसके आगे जस्ट 15 मिनट बाद मान लीजिए आपकी क्लास आएगी मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतने रहने देते हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग इससे ऐड हो जाएं, ठीक है। और एक बार जाकर के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बस इतना सपोर्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 15 मिनट के बाद आपकी क्लास आएगी मॉडर्न हिस्ट्री की।